हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीबीएम के यू सेमेस्टर 8 माइनर बॉटनी डिसिप्लिन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए जल्दी जल्दी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस माइनर बॉटनी के देख लेते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन? डिस्क्राइब द प्रोसेस, स्टेजेस एंड टाइप्स ऑफ सक्सेशन। तो सबसे पहले देखिए इकोलॉजिकल सक्सेशन होता क्या है। देखिए, आप दिया हुआ है, इकोलॉजिकल सक्सेशन इज द ग्रेजुअल, प्रेडिक्टेबल और ऑर्डरली प्रोसेस ऑफ चेंज इन द स्पेसीज स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी ओवर टाइम। यानी टाइम के साथ अगर किसी स्पेसीज स्ट्रक्चर में किसी एक पर्टिकुलर एरिया का चेंजेस आ जाए, ठीक है, या फिर वो चेंजेस ग्रेजुअल भी हो सकता है, प्रेडिक्टेबल भी हो सकता है, या फिर ऑर्डरली प्रोसेस से हो सकता है। तो स्पेसीज स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए तो उसको बोलते हैं हम इकोलॉजिकल सक्सेशन। अ कम्युनिटी डेवलप्स स्टेप बाय स्टेप from a simple form to stable mature community is known as climax community। देखिए टाइप्स ऑफ सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन के कितने टाइप होते हैं। देखिए यहाँ पे प्राइमरी सक्सेशन होता है जो कि अक्कर्स इन एनवायरनमेंट इन विच न्यू सबस्ट्रेट डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन, जहाँ पे न्यू सबस्ट्रेट यानी उसके पास वेजिटेशन नहीं होता, जैसे मिट्टी कम पड़ गया है ना, ये उस जगह पे होता है, जैसे रॉक में हो गया, लावा फ्लो, ये सब जगह में होता है, ठीक है। और सेकेंडरी सक्सेशन जो कि अकर्स ऑन सबस्ट्रेट दैट प्रीवियसली सपोर्टेड वेजिटेशन बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि फॉरेस्ट फायर, फ्लड, ये सब के कारण हो गया तो उसको बोलेंगे, स्पेसीज में चेंजेस आया तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। नेक्स्ट है ऑटोजेनिक सक्सेशन, यानी ड्राइवन बाय द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम इटसेल्फ, यानी बायोटिक कंपोनेंट्स के कारण, जैसे कि प्लांट्स चेंजिंग सॉइल पीएच, तो इसके कारण जब स्पेसीज के स्ट्रक्चर में चेंज आ गए तो वो होता है ऑटोजेनिक सक्सेशन। एंड नेक्स्ट है एलोजेनिक सक्सेशन, ड्राइवन बाय अबायोटिक फैक्टर्स आउटसाइड द कम्युनिटी, जैसे क्लाइमेट चेंज, सोइल इरोजन, ये सब के कारण अगर चेंजेस आ गए तो उसको बोलेंगे हम लोग एलोजेनिक सक्सेशन। नेक्स्ट देखिए बेसिक प्रोसेसेस क्या है सक्सेशन का, इकोलॉजिकल सक्सेशन का प्रोसेसेस। पहला है न्यूडेशन, उसके बाद इन्वेशन, एग्रीगेशन, कॉम्पिटिशन एंड कॉक्शन, उसके बाद रिएक्शन, एंड 6 नंबर पे आता है क्लाइमेक्स या स्टेबिलाइजेशन, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल, यानी इकोलॉजिकल सक्सेशन का एग्जाम्पल कैसे है, यानी कैसे किसी स्पेसीज में चेंजेस आते हैं। सबसे पहले हाइड्रोसियर्स का एग्जाम्पल है, यानी सक्सेशन इन वाटर बॉडी, ठीक है। सबसे पहले देखिए फाइटोप्लैंक्टन स्टेज होता है इसमें, उसके बाद सबमर्ज्ड स्टेज होता है, फ्लोटिंग स्टेज होता है, रीड स्वैम्प स्टेज और सेज मीडो स्टेज, ठीक है, और वुडलैंड स्टेज, और लास्ट में आता है क्लाइमेक्स या फॉरेस्ट स्टेज। तो ये सब स्टेजेस होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन इकोसिस्टम, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम और ग्लासलैंड इकोसिस्टम इन डिटेल डायग्राम्स, विद डिटेल डायग्राम्स, ठीक है। इकोसिस्टम क्या होता है, देखिए इकोसिस्टम इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर विथ देयर नॉन लिविंग फिजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। यानी नॉन लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है और साथ ही साथ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ भी कनेक्ट करता है, ठीक है, इंटरेक्ट करता है, तो उसको बोलेंगे अबाउट इकोसिस्टम, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम में देखिए तो पॉन्ड में हम क्या क्या रहते हैं, ठीक है। सबसे पहले अबायोटिक कंपोनेंट्स रहता है, यानी नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग में आ गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें आ गए वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स लाइक नाइट्रेट्स, फॉस्फेट, कैल्शियम एंड पोटेशियम, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अमीनो एसिड, ठीक है, और प्रोटीन्स प्रेजेंट इन मड एंड वाटर, और क्लाइमेटिक फैक्टर जैसे सनलाइट, टेम्परेचर, तो ये सब हो गए अबायोटिक कंपोनेंट्स हो गए पॉन्ड के। और बायोटिक कंपोनेंट्स में जाते हैं प्रोड्यूसर्स जो कि है फाइटोप्लैंक्टन्स और मैक्रोफाइट्स, और कंज्यूमर यानी हेट्रोट्रॉप्स जिसको बोलते हैं। तो इसमें प्राइमरी कंज्यूमर में आ गए हार्बीवोरस और सेकेंडरी कंज्यूमर में आ गए कार्निवोरस, ठीक है। नेक्स्ट टर्सरी कंज्यूमर में आते हैं टॉप कार्निवोरस जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, और उसके बाद आते हैं लास्ट में एकदम डिकम्पोजर, ठीक है। फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ पॉन्ड सिस्टम क्या है, पॉन्ड इकोसिस्टम का एनर्जी फ्लो होता है इसमें, सोलर एनर्जी इज फिक्स्ड बाय प्रोड्यूसर थ्रू फोटोसिंथेसिस, ट्रांसफर टू हर्बीवोरस, ट्रांसफर टू कार्निवोरस, उसके बाद रिलीज होता है डिकम्पोजिशन में, ठीक है। और एनर्जी फ्लो यूनि डायरेक्शनल होता है, ठीक है। फूड चेन एंड फूड वेब देखने को मिलता है, फाइटोप्लैंक्टन खाएगा जो प्लैंक्टन को खा जाएगा स्मॉल फिश, और स्मॉल फिश को खा जाएगा लार्ज फिश, ठीक है। इकोसिस्टम का डायग्राम देख लीजिए, इस तरह से आप लोग बना दीजिएगा, ईजी डायग्राम है ये। अगर आप लोग डायग्राम बना सकते हैं तो ये वाला बनाइएगा, ठीक है, ये वाला इकोसिस्टम, फूड चेन एंड इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम में, ठीक है। ना देखिए डिटेल्ड, राइट ए डिटेल ऐसे ऑन इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड पहले क्या होता है देखिए, और वाई एनर्जी पिरामिड ऑलवेज अपराइट, इसका भी बताना है कारण, ठीक है, कि एनर्जी पिरामिड हमेशा अपराइट क्यों रहते हैं।
पहले देखिए इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिजाइन टू शो द बायोमास, बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल इन अ गिवन इकोसिस्टम, ठीक है। द concept was developed by Charles Elton in 1927, which is why these pyramids are known as Eltonian pyramids, ठीक है। देखिए टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स, पहला होता है पिरामिड ऑफ नंबर्स, जिसमें कि क्या होता है, देखिए द पिरामिड रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन ईच ट्रॉफिक लेवल पर यूनिट एरिया, यानी नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को बताएगा, तो वो हो गया पिरामिड ऑफ नंबर्स, ठीक है। इसमें आता है अपराइट पिरामिड्स और इन्वर्टेड पिरामिड। अब देखिए पिरामिड ऑफ बायोमास होता है। पिरामिड ऑफ बायोमास रिप्रेजेंट क्या करता है, द टोटल ड्राई वेट स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट एट ईच ट्रॉपिक लेवल एट अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। इसमें आगे अपराइट पिरामिड में आगे प्रोड्यूसर, जो कि हो सकता है ट्रीज या प्लांट, और कंज्यूमर, ठीक है। और इन्वर्टेड पिरामिड्स में आगे प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर, फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन, ठीक है। अब देखिए पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होता है, तो देखिए The pyramid represents the total amount of energy accumulated and used at each tropic level over a specific period. तो उसको बोलते हैं pyramid of energy. Why is the pyramid always upright? Energy pyramid हमेशा upright क्यों रहता है? देखिए the pyramid energy is always upright in every ecosystem. हर एक ecosystem में जो energy pyramid रहेगा हमेशा upright रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए because of the फॉलोइंग फंडामेंटल इकोलॉजिकल प्रिंसिपल। सबसे पहले ये फॉलो करता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। और देखिए लिंडमैन्स 10% एनर्जी लॉ को, जो कि 1942 में प्रपोज किया था। इसके अनुसार क्या होता है कि ओनली 10% ऑफ द टोटल ऑर्गेनिक एनर्जी स्टोर्ड एट वन ट्रॉपिक लेवल इज ट्रांसफर्ड to the next tropic level. The remaining 90% energy is consumed during metabolism, respiration और lost as heat. यानी कि अगर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को देखिए, जैसे प्रोड्यूसर स्टेज में मिल रहा है 10,000 जूल, तो उसका 10% ही मिलेगा नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल को, ठीक है। जैसे कि प्रोड्यूसर को मिला 10,000 जूल, तो हार्बीवर्स को मिलेगा 1,000 जूल और कार्निवर्स को मिलेगा 100 जूल का एनर्जी, ठीक है। और बाकी 90% लॉस हो जाएगा। लिमिटेशन क्या क्या, देखिए लिमिटेशन दिया हुआ है इकोलॉजिकल पिरामिड्स का, ठीक है। तो ये रहा इंपॉर्टेंट लिमिटेशन। और ये देखिए ये रहा एनर्जी पिरामिड का डायग्राम, ठीक है। 10% लॉ भी इसमें दिखाया गया है कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है उनको 100% एनर्जी मिलता है, प्राइमरी कंज्यूमर को 10%, उसके बाद 10% देखिए कम होता जाएगा सब में, ठीक है। सॉरी 10% ही मिलेगा, 90% कम होता जाएगा। और ये पिरामिड ऑफ नंबर का डायग्राम है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर इकोलॉजिकल एडेप्टेशन, डिस्क्राइब द द मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है। द मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन इन हाइड्रोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स यानी जो प्लांट में रहने वाले प्लांट्स और जीरोफाइट्स यानी डेजर्ट में रहने वाले, ठीक है। देखिए जब इकोलॉजिकल एडेप्टेशन क्या होते हैं, इकोलॉजिकल एडेप्टेशन इज द एनी मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल or behavioral feature of an organism that enables it to survive, grow and reproduce successfully in a specific environment. यानी environment के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, ठीक है। तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, देखिए तो सबसे पहले हाइड्रोफाइट्स यानी वाटर प्लांट्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं। हाइड्रोफाइट्स ग्रो इन वाटर इज एक्सट्रीमली वाटर सॉइल, वेट सॉइल होता है गीला, इसलिए द मेन चैलेंजेस आर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। इसलिए क्या क्या चेंजेस आते हैं, देखिए तो रूट जो होता है वो पोरली डेवलप्ड होता है, यानी कम रूट पाए जाते हैं, ठीक है। रूट कैप्स आर एब्सेंट होते हैं, रूट पॉकेट्स आर प्रेजेंट होते हैं। स्टेम जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं, स्लेंडर होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। और लिप्स जो होते हैं सबमर्ज लिप्स होते हैं, वो सबमर्ज जो होते हैं लिप्स वे थिन होते हैं, रिबन लाइक होते हैं या फाइनली डाइसेक्टेड होते हैं, ठीक है। और फ्लोटिंग लिप जो होंगे वो लार्ज होंगे और ब्रॉड होंगे, ठीक है। और एनाटॉमिकल एडेप्टेशन भी होते हैं, जैसे कि एरेनकाइमा, ठीक है। एरेनकाइमा वेल डेवलप्ड होता है। और रेड्यूस्ड वास्कुलर सिस्टम होगा, रेड्यूस्ड मैकेनिकल टिश्यू और एपिडर्मिस जो होगा सिंगल लेड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है एडेप्टेशन इन जीरोफाइट्स, यानी डेजर्ट वाले प्लांट में किस तरह के एडेप्टेशन देखने को मिलते हैं। तो इनका जो रूट है वो क्या होगा, वेरी वेल डेवलप्ड रूट होगा, ठीक है। उसके बाद डीप टैप रूट सिस्टम होगा डेट रीजेस डीप वाटर टेबल्स, ठीक है। स्टेम जो होगा मॉडिफाइड इनटू लीफ, जो स्टेम होगा वो हरा जैसा होगा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कैक्टस एक डेजर्ट प्लांट है, तो उसका स्टेम कैसे होता है, उसका कैक्टस देखिए हरा होता है ना, यानी रीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। कॉल्ड फेलो, तो उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे फाइलोक्लेट्स, ठीक है। टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस स्टेम्स में बी फ्रेशली एंड सुकुलेंट टू स्टोर वाटर, ठीक है। लीव्स जो होंगे रिप्स रेड्यूस टू स्पाइन, रिप जो कांटे के जैसे बन जाएंगे, ठीक है। स्केल्स और नीडल्स जैसे हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें देखिए एनाटॉमिकल एडेप्टेशन थिक क्यूटिकल हो जाएगा, सनकेन स्टोमेटा, मल्टीपल एपिडर्मिस होंगे, मैकेनिकल टिश्यू जो होंगे और वास्कुलर टिश्यू, ठीक है। ये हाईली डेवलप्ड होंगे, ठीक है।
और देखिए फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन यानी सेम पाथवे, स्टोमेटा रिमेन्स क्लोज ड्यूरिंग द डे एंड प्रिवेंट वाटर लॉस एंड ओपन एट नाइट टू फिक्स CO2। ठीक है, तो ये देखने को मिलेगा डेजर्ट वाले प्लांट में, सेम पाथवे। ठीक है, जो स्टोमेटा होंगे वो दिन के दौरान क्लोज हो जाएंगे। ये देखिए ये रहा फ्लोटिंग लिप्स वाटर, यानी कि वाटर, एक वाटर में जो प्लांट पाए जाते हैं उसका एक एग्जाम्पल है, उसका डायग्राम। ठीक है, वाटर लिली का। और ये जो डेजर्ट में प्लांट पाए जाते हैं उसमें किस तरह से एडेप्टेशन है, कि एडेप्टेशन इन जीरोफाइट्स का ये डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा जरूर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब एयर एंड वाटर पॉल्यूशन कॉजेज इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स एंड एनवायरमेंट एंड कंट्रोल मेजर्स। ठीक है, इसे कंट्रोल मेजर्स में लिखना। देखिए सबसे पहले क्या होते हैं, एयर पोल्यूशन क्या होता है। एयर पोल्यूशन इज द कंटेमिनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर बाय हार्मफुल फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं। ठीक है, जैसे मेजर पोल्यूशन होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, तो ये सब हो गए एयर पोल्यूशन के कॉजेज, यानी गैस जो होता है जिसके कारण एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गया और ओजोन। ठीक है, कॉजेज क्या है, फॉसिल फ्यूल कॉम्बसन इन मोटर व्हीकल्स एंड थर्मल पावर प्लांट, जो फॉसिल फ्यूल्स निकलता है वो, इंडस्ट्रियल एमिशन, एग्रीकल्चर बर्निंग। ठीक है, तो ये सब हो गए कारण एयर पोल्यूशन के। इसका रोकथाम या इसका इफेक्ट क्या पड़ता है प्लांट्स पर, एनवायरनमेंट पे, स्टोमेटल ब्लॉकेज हो जाता है और डैमेज हो जाता है प्लांट में। ठीक है, क्लोरोसिस और नेक्रोसिस हो जाता है, यानी कि देखिए कॉजेज क्लोरोफिल डिग्रेडेशन, इसके कारण क्लोरोफिल कम हो जाता है ना, डिग्रेड हो जाता है। एसिड रेन और ग्लोबल वार्मिंग, तो ये सब इसका प्रभाव पड़ता है एनवायरनमेंट पे एयर पोल्यूशन का। ठीक है, कंट्रोल मेजर्स देखिए क्या दिया हुआ है, इंडस्ट्रियल कंट्रोल करेंगे, क्लीन एनर्जी और अफोरेस्टेशन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पौधे उगाएंगे। ठीक है, अब देखिए वाटर पोल्यूशन क्या है। वाटर पोल्यूशन is the addition of harmful substances in water bodies, making the water unfit for domestic, industrial and agricultural use। ठीक है, यानी वाटर का जो गंदगी हो जाता है वाटर में, किस कारण, देखिए हैवी मेटल्स के कारण हो सकता है, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, रॉ सीवेज या टॉक्सिक इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस के कारण। ठीक है, इसका कारण क्या है, डायरेक्ट डिस्चार्ज होता है जो इंडस्ट्रियल वेस्ट से, रन ऑफ कंटेनिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स और डोमेस्टिक सीवेज डिस्पोजल। ठीक है, तो ये सब इसका कारण है। इफेक्ट पड़ता है यूट्रोफिकेशन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एलिवेशन, बायोअक्यूमुलेशन एंड बायोमैग्निफिकेशन और टॉक्सिसिटी। ठीक है, कंट्रोल मेजर देखिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का प्रयोग होगा, बायो रेडिएशन, रेगुलेटेड एग्रीकल्चर, तो ये इसका कंट्रोल मेजर है वाटर पोल्यूशन का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, गिव अ डिटेल अकाउंट ऑन बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन। जो बेंथम एंड हुकर्स का प्लांट का क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसके बारे में बताना है। ठीक है, उसका मेरिट्स और डिमेरिट्स भी। क्लासिफिकेशन प्रपोज बाय 2 ब्रिटिश बॉटनिस्ट, जर्मन बेंथम एंड सर जोसेफ हुकर, एक नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है फॉर सीड प्लांट्स। ठीक है, सीड प्लांट्स के लिए दिया गया था। ठीक है, पब्लिश इन द मोनुमेंटल 3 वॉल्यूम ऑफ जेनेरा प्लांटर इन 1962 से 1983 के बीच में ये पब्लिश हुआ था। तो देखिए दिस सिस्टम इज वाइडली एक्सेप्टेड एंड यूज्ड इन मोस्ट हर्बेरिया एंड बोटानिकल गार्डन्स, स्पेशली द ब्रिटेन एंड कॉमनवेल्थ कंट्रीज में यूज होता है। ठीक है, इसका आउटलाइन देखिए, बेंथम एंड हुकर डिवाइडेड सीड प्लांट्स इनटू 202 ऑर्डर्स नाउ कॉल्ड फैमिलीज। ठीक है, 202 ऑर्डर में बांटा गया था प्लांट्स को, सीड प्लांट जो होते हैं, और कंप्रोमाइजिंग 97,205 स्पेसीज में थे। तो देखिए जो बेंथम एंड हुकर थे वे सीड प्लांट्स को 202 ऑर्डर्स में क्लासिफाई किए थे उन्होंने। ठीक है, और 97,205 स्पेसीज ऑफ सीड प्लांट उन्होंने क्लासिफाई किया था। देखिए तो क्लास 1 में आता है डाइकोटिलेडन, यानी कि जिसमें 2 कोटिलेडन हो। ठीक है, 2 कोटिलेडन हो, रेटिकुलेट वेनेशन इन लिप्स, टैपरूट सिस्टम एंड टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर्स। इट इज डिवाइडेड इन 3 सब क्लासेस। इसको फिर 3 सब क्लास में डिवाइड किया गया था। कौन कौन सा, जिसमें था कोहोर्ट 1, कोहोर्ट 2 और कोहोर्ट 3। इसमें था कैलिसे फ्लोरिया, डिसीफ्लोरिया और थैलेमी फ्लोरी। ठीक है, तो ये 3 क्लास में डिवाइड किए गए थे इसे। और सब क्लास 2 आता है, सब क्लास 2 इसी में आता है। ठीक है, सब क्लास 1 में आ गया पॉलिपटेली। ठीक है, और उसके बाद सब क्लास 2 में आता है गैमोपटेली। ठीक है, और सब क्लास 3 में आता है मोनोक्लेमाइडी। ठीक है, अब देखिए क्लास 2 है जिम्नोस्पर्मी प्लांट विथ नेकेड सीड, जिसमें कि जो सीड होते हैं वो नेकेड होते हैं, यानी ऑब्वियस ओवरीबल नहीं होता, जिसमें बिटवीन 2 डाइकोटिलेडन्स एंड मोनोकोटिलेडन के बीच में बॉल भी नहीं रहता है। ठीक है, इसमें 3 फैमिली होता है, जिनेटेसिया, कॉनिफेरी एंड साइकेडेसी। ठीक है, और देखिए मोनिकोटिलेडन में 7 सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रोस्पर्मी। ठीक है, और 2 ग्लूमेसी तक। ठीक है, 7 सीरीज रहते हैं।
नेक्स्ट देखिए मेरिट्स ऑफ बेंथम एंड हुकर सिस्टम। मेरिट देखिए ये प्रैक्टिकल यूनिटी था, इजी आइडेंटिफिकेशन था, डिस्क्रिप्शन क्वालिटी, मोनोकॉट प्लेसमेंट एंड रेनालेस पोजिशन। ठीक है, डिमेरिट्स भी थे कुछ, जैसे कि प्लेसमेंट ऑफ जिम्नोस्पर्म, नॉट फाइलोजेनेटिक नहीं था ये, मोनोक्लेमाइडी इज आर्टिफिशियल था। ठीक है, और एडवांस्ड वर्सेस प्रिमिटिव मोनोकोट इसमें देखिए कुछ गड़बड़ था, तो ये इसका डिमेरिट्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्कस हचिनसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड कंपेयर विद बेंथम एंड हुकर सिस्टम। ठीक है, हचिनसन क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या था देखिए, तो हचिनसन जो थे एक ब्रिटिश बोटनिस्ट थे, रॉयल बोटेनिकल गार्डन से। ठीक है, उन्होंने प्रपोज फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पे दिया था क्लासिफिकेशन सिस्टम, उन्होंने सीड प्लांट्स पे दिया था और इन्होंने फ्लावरिंग प्लांट्स पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ हचिनसन सिस्टम। ठीक है, इवोल्यूशन सीड फ्रॉम प्रिमिटिव एंड एडवांस्ड फॉर्म, ट्रीज एंड श्रब्स आर मोर प्रिमिटिव देन हर्ब्स, फिर पेरिनियल्स आर मोर प्रिमिटिव देन बाइनियल एंड एनुअल्स, सोलिटरी फ्लावर्स आर मोर प्रिमिटिव देन क्लस्टर्ड फ्लावर्स। तो ये सब इनका क्या था, 24 इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल था। ठीक है, आउटलाइन देखिए, जो फाइलम एंजियोस्पर्मी था उसको सब फाइलम 1 डाइकोटिलीडन और सब फाइलम 2 मोनोकोटिलीडन में बांटा गया था। ठीक है, सब फाइलम 1 डाइकोटिलीडन जो है उसको डिवाइड इनटू 2 मेन इवोल्यूशनरी लाइन बेस्ड ऑन हैबिटेट, 2 लाइन में बांटा गया था। पहला था लाइग्नोसी और उसके बाद था हर्बेशी। ठीक है, और सब फाइलम 2 में आता है मोनोकोटिलीडन, जिसको कि 3 ग्रुप्स में बांटा गया था। पहला है कैल्सीफेरी। ठीक है, उसके बाद कोरोलीफेरी, उसके बाद ग्लूमी फ्लोरेई। ठीक है, ये कंपैरिजन टेबल है बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम और हचिनसन का क्लासिफिकेशन सिस्टम का। ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज ICBN और एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल एंड रूल इन डिटेल। तो ICBN क्या, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, द इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर नाउ ऑफिशियली नेम्ड एज इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स। ठीक है, इज द सीट ऑफ इंटरनेशनल रूल्स एंड, जिसमें इंटरनेशनल रूल रेगुलेशन है। ठीक है, ये क्या, रिकमेंडेशन डीलिंग विद द फॉर्मल बोटेनिकल नेम्स गिवन टू प्लांट्स, एल्गी एंड फंगी। जो बोटेनिकल नेम दिया जाता है उसको उस पर रूल बनाता है कि कैसे किसी प्लांट का, किसी फंगी का नेम दिया जाए बोटेनिकल। ठीक है, इट द मेन गोल इज टू एंश्योर दैट एवरी टैक्सोनॉमिकल ग्रुप ऑफ प्लांट हैज ओनली वन करेक्ट साइंटिफिक नेम। ठीक है, जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हो। सबसे पहले गाइडलाइंस क्या क्या है, गाइडिंग प्रिंसिपल है बोटेनिकल इंडिपेंडेंस, टाइपिफिकेशन, प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन, प्रायोरिटी ऑफ ठीक है, सिंगल करेक्ट नेम लैटिन नेम में होना चाहिए, और रेट्रोएक्टिविटी। इंपॉर्टेंट रूल्स देखिए, सबसे पहले ये जो होता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम प्रोपोज्ड बाय कार्ल लिनियस, एवरी प्लांट स्पीशीज कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। सबसे पहले जिसका लिखा जाता है किसी प्लांट का नाम, तो 2 पार्ट में उसमें जीनस लिखा जाता है, जीनस स्टार्टिंग विद कैपिटल लेटर। ठीक है, और स्पेसिस जो होता है स्मॉल लेटर्स लिखा जाता है। ठीक है, स्पेसिस मस्ट बी रिटेन इन इटैलिक्स और अंडरलाइन, या फिर अगर हम हाथ से लिखे तो अंडरलाइन किया रहना चाहिए। तो इस तरह से बॉटनिकल नेम लिखा जाता है। ठीक है, एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे दिया है, जैसे मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, तो मैंजीफेरा में M बड़ा होगा और इंडिका का I छोटा होगा। ठीक है, ऑथर साइटेशन भी देखे, जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका तो लास्ट में L। ठीक है, L स्टैंड फॉर लिनियस। प्रिंसिपल एंड प्रायोरिटी एंड स्टार्टिंग डेट, तो देखिए द वैलिड पब्लिकेशन नेम्स प्लांट्स बेगिंस रेट्रोएक्टिवेटली में फ्रॉम May 1, 1753 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, टाइप और कॉन्सेप्ट क्या क्या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, होलोटाइप है, एसोटाइप है, पैराटाइप है, लेक्टोटाइप है और नियोटाइप है। ठीक है, रिजेक्शन एंड डिटेंशन ऑफ नेम्स, जैसे कि टोडोनिम्स, नोमिया कंजर्वेंडा। ठीक है, यानी कंजर्व नेम जिसको बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, गिव अ डिटेल डायग्नोस्टिक अकाउंट ऑफ द फैमिली सोलेनेसी एंड पोएसी अलॉन्ग विद द फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम भी बताना है। तो देखिए फैमिली सोलेनेसी में आता है, देखिए इसको बोलते हैं पोटैटो या नाइट सेट फैमिली। ठीक है, जो इसका क्लास होता है डाइकोटिलीडन, सब क्लास इनका होता है गेमोपिटेली, सीरीज ये बाइकैरपेलेटी, ऑर्डर पोलेमोनियल्स और फैमिली सोलेनेसी। ठीक है, देखिए वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, हैबिटेट, स्टेम और लिप्स को इनका दिया गया किस तरह से होता है। इनका फ्लोरल कैरेक्टर जो होता है इनफ्लोरेसेंस सोलिटरी होता है, फ्लावर इस तरह का। ठीक है, कैलिक्स, कोरोला, एंट्रोमेसियम, स्टेमन 5 होते हैं। ठीक है, और गाइनोमेसियम बाइकैपिलरी होता है। ठीक है, फ्रूट एंड सीड जो जैसे कि बेरी हो गया, टोमेटो, ब्रिंजल और कैप्सूल सीड्स, तो ये सब इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, फ्लोरल फॉर्मूला देखिए ये दिया हुआ है यहाँ पे, इजी डायग्राम मतलब रिप्रेजेंटेशन देखिए इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और देखिए फैमिली पोएसी, फैमिली जो पोएसी है
वो क्लास बिलोंग करती है मोनोकोटिलिडन से, सीरीज है ग्लूमेसी और फैमिली पोएसी, ठीक है। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स यानी हैबिटेट कहाँ पाए जाते हैं, मोस्टली एनुअल या पीनियल हर्ब्स होते हैं ये। रूट जो उनका एडवेंटियस रूट होता है, स्टेम जॉइंटेड कलम होता है, ठीक है। फ्लोरल कैरेक्टर देखिए, इन्फ्लोरेसेंस स्पाइक्स एंड स्पाइकलेट्स होते हैं, पैनिकल या स्पाइकलेट्स होते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल देखिए ऑट है, ठीक है। फ्लावर जो होते हैं स्मॉल होते हैं और जाइगोमॉर्फिक होते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्लोरल फॉर्मूला इसका दिया गया है डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मूला का, ठीक है। तो ये रहा फ्लोरल फॉर्मूला का डायग्राम, ठीक है। आप लोग इस डायग्राम को जरूर ड्रॉ करना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, डिफाइन प्लांट टिश्यू कल्चर, डिस्क्राइब इट्स बेसिक रिक्वायरमेंट्स, टेक्निक्स एंड मेजर एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, ठीक है। प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है, इज एन इनवेटिव टेक्निक्स ऑफ ग्रोइंग, मेंटेनिंग एंड प्रोपेगेटिंग प्लांट सेल, टिश्यू, ऑर्गेन्स और वॉल प्लांट्स ऑन अ न्यूट्रिएंट रिच कल्चर मीडियम अंडर स्टेराइल एंड कंट्रोल एनवायरमेंटल कंडीशन, ठीक है। तो ये होता है प्लांट टिश्यू कल्चर, ठीक है। देखिए ये जी हैब्रिलैंड के द्वारा फर्स्ट अटेम्प्ट कल्चर आइसोलेटेड प्लांट सेल वो जो कॉन्सेप्ट दिए गए थे इनके द्वारा, और PR वाइट के द्वारा, ठीक है, सक्सेसफुली कल्चर टोमेटो रूट टिप्स कंटिन्यूअसली। बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, कल्चर मीडियम चाहिए होता है, ठीक है। कंटेन्स मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कार्बन सोर्स होना चाहिए, विटामिन एंड अमीनो एसिड्स। मोस्ट वाइडली यूज जनरल पर्पज मीडियम इज मुराशिक एंड स्कूब मीडियम, ठीक है। उसके बाद सॉलिडिफाइंग एजेंट भी होना चाहिए। अब देखिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कुछ होना चाहिए, जैसे कि तभी तो वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से ही तो किसी भी प्लांट के अंदर ग्रोथ होता है, ठीक है। तो वो भी होना चाहिए, जैसे ऑक्सिन हो गए, साइटोकाइनिन्स हो गए, ठीक है। और कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होना चाहिए, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से आसपास रह सकता है, ठीक है। ह्यूमिडिटी 60 से 70% होना चाहिए। अब स्टेप्स या टेक्निक्स क्या है प्लांट टिश्यू कल्चर में, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ डोनर प्लांट, ठीक है। आइसोलेशन ऑफ एक्स प्लांट, यानी कि डोनर प्लांट पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर उसमें से जो पार्ट हमें चाहिए जैसे लीफ चाहिए, स्टेम, नोड, एंथर, ये सब को हम आइसोलेट करेंगे। सरफेस स्टेराइजेशन करेंगे, इनोक्यूलेशन ऑन टू स्टेराइल मीडियम, ठीक है। उसके बाद इंक्यूबेशन इन कल्चर, डायरेक्ट ओजेनेसिस होगा, सूट एंड रूट ग्रोथ होगा, और हार्डनिंग और एस्टिमुलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो सिलेक्शन दिए गए जैसे सरफेस स्टेराइजेशन, इनोक्यूलेशन, इंक्यूबेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस और हार्डनिंग या एक्लीमाइजेशन, ठीक है। ये हो गया। मेजर एप्लीकेशन क्या क्या है प्लांट टिश्यू कल्चर का, सबसे पहले माइक्रो प्रोपेगेशन में इसका यूज होता है, प्रोडक्शन ऑफ डिजीज फ्री प्लांट्स, ठीक है। सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस एंड आर्टिफिशियल सेट्स में यूज होता है, हैप्लॉइड प्रोडक्शन में, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में, और सेकेंडरी मेटाबॉलिक प्रोडक्शन में, और जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन में भी। तो स्टेप्स देखिए इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं सीड प्लांट टिश्यू कल्चर का, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 बॉटनी माइनर सेमेस्टर 8 का क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाय बाय।